हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम क्लास सिक्स्थ चैप्टर सिक्स्थ पृथ्वी के प्रमुख स्थल का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अलग अलग सतल रूपों के बारे में रीड किया, जिसका जो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण हमारी पृथ्वी के जो सतल रूप हैं वो बनते रहते हैं और कुछ उनमें बदलाव भी आते रहते हैं। तो बदलाव आने और निर्माण होने की जो प्रोसेस है वो अपर्दन और निक्षेपण है। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत हैं उनके बारे में हमने रीड किया। अलग अलग जो थ्री टाइप्स के जो माउंटेन है उनके बारे में हमने रीड किया। उनके एग्जाम्पल के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से रीड किया। आज हम करते हैं पठार, जिसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इनके बारे में देखते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि जो हमारे समतल मैदान है, मैदानी एरिया है, उससे कुछ, जैसे कि हम मानते हैं ये हमारा समतल एरिया, इससे कुछ ऊपर उठा हुआ समतल, ऊंचा नीचा नहीं, जैसे माउंटेन का होता है ऐसा शेप, ये पठार की ऐसी शेप होती है, एक मेज की तरह, जैसे कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि जो साइड वाली जमीन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज, जो हमारे घर में टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके तरह ही होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक जो किनारे होते हैं, जिसके ढाल खड़े होते हैं, किनारे हैं और ढाल खड़े होते हैं, मतलब जो ढलवा होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकते हैं। कुछ पठारों की ऊंचाई जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, और कुछ की हजार में, जैसे 1000 है, 2000 है, 3000 है। ठीक है। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो पुराने पठार हैं उनमें से भारत में जो दक्कन का पठार है वो सब पुराने पठारों में से एक है। तो ये याद रखना, भारत का दक्कन का पठार पुराने पठारों में से है। अब देखते हैं हम दूसरे जो देशों के अंदर पठार है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ये पूर्वी अफ्रीकी पठार हैं। ये अफ्रीका जो हमारा कंटिनेंट है उसके पठार हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी का एक उदाहरण है। तिब्बत का पठार, जिसको हम पामीर का पठार भी बोलते हैं, तिब्बत के पठार को जिसको हम पामीर का पठार बोलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसलिए इसको विश्व की छत भी बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जा सकता है किसको, तिब्बत के पठार को, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की है। तो ये जो तिब्बत का पठार है, जिसको हम पामीर का पठार भी बोलते हैं, ये इसकी ऊंचाई ज्यादा है। पठार बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्रीय पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार, अब ध्यान देना, ये अफ्रीका के पठार की बात है, सोना हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका के अंदर पठार है वहां पर सोना और हीरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा भंडार है वहां पर। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, यानी कि जो ऊंचे एरिया से पानी नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार सवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, ये याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदी है, सवर्ण रेखा, वहां कौन सा जलप्रपात है, हुंड्रू। कर्नाटका में कौन सा है, जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है इंडिया के अंदर, कर्नाटका में जोग और छोटा नागपुर में सवर्ण रेखा पर हुंड्रू। लावा पठार में काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लावा मीन्स जो मोल्टन मैग्मा होता है, पृथ्वी के नीचे से वोल्कनोज के द्वारा पृथ्वी पर आता है, उससे काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलती है, जो हमारी उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों के रमणीय स्थल बनाए गए हैं, पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। ये पर्यटक जो घूमने वाले हैं यहाँ पर आते हैं। मैदान, अब हम मैदानों या समतल एरिया के बारे में रीड करेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। ये सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है मैदानों की, 200 मीटर तक ही होती है, जो समुद्र का लेवल है उससे। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं, यानी कुछ तो बहुत ही कैसे बिल्कुल समतल है, और कुछ थोड़े से उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, उर्मिल या तरंगित, जैसे तरंगे उठती है ना, इस तरह से कहीं थोड़ा सा ऊंचा, कहीं थोड़ा सा नीचा। अधिकांश मैदान नदियां और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई है।
नदियाँ पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर बहती हैं। जैसे माउंटेन है, जो माउंटेन की ढाल है, तो जो आइस होती है ये पिघल कर ये नदियों का रूप धारण कर देती हैं। तो ये माउंटेन एरिया से किसकी तरफ बहती रहती हैं? मैदानी एरिया की तरफ बहती रहती हैं। उन्हें अपर्दित कर देती हैं। अपर्दित में उनके साथ जो चट्टाने हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ है, मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती हैं, उसको बोलते हैं अपर्दित। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की तरफ ले जाती हैं। जहाँ तक पानी का फ्लो तेज होगा, जहाँ तक पानी की स्पीड तेज होगी, वहाँ तक तो अपने साथ बहाकर लाएंगी। और जहाँ मैदानी एरिया में आने के बाद जो अपने साथ कंकड़ मिट्टी लाती हैं, रेत लाते हैं, वो जब स्पीड पानी की कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे उसमें निक्षेपण या डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। पत्थर, बालू, सिल्ट ये घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। यानी कि जैसे जैसे गहरे स्थान आते हैं वहाँ पर ये जमना शुरू हो जाते हैं। पानी की स्पीड कम हो जाती है और जो अपने साथ बहाकर जो चीज़ें आई हैं वो वहाँ पर जमा कर देते हैं। इससे मैदानों का निर्माण होता है और इसीलिए जो मैदान होते हैं वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और वहाँ ज़्यादा कृषि या खेती की जा सकती है। मैदान बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं, ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। जो रोड है, रेलवे ट्रैक बिछाए जा सकते हैं आराम से। कहाँ पर? मैदानी एरिया में। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यानी कि मैदानों के अंदर हमारे संसार की, यानी हमें वर्ल्ड की ज़्यादा जनसंख्या मैदानी एरिया में रहती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया हमारा जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र के आसपास का जो एरिया है उसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। चीन के अंदर यांगत्से नदी का मैदान भी एक मुख्य एग्जाम्पल है। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो मुख्य मैदान हैं जो रिवर्स के द्वारा बनाए गए। तो यहाँ पर ध्यान देना, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, मैदान में यांगत्से नदी। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी हैं। हम जहाँ अच्छी तरह से आराम से रह सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मकान बनाने के लिए, खेती के लिए जो हमारी समतल भूमि है वो बहुत अच्छी है। ज़्यादा मात्रा में या ज़मीन है तो हम ज़्यादा मात्रा में खेती कर सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी के कारण खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है ये मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए देश के सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया के अंदर है और एशिया में चाइना सबसे आगे है जनसंख्या में और दूसरे नंबर पर भारत है। सथल रूप और लोग, अभी हम यहाँ देखेंगे कि अलग अलग जो सथल रूप हैं। आपने पढ़ा था कि पर्वतों पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं। फिर पठारों पर भी जनसंख्या कम होती है। हमने अभी पढ़ा मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो क्यों रहती है, इसका क्या रीज़न है, इसमें हम पढ़ेंगे। सथल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। वहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण, ठंड होने के कारण वहाँ कम लोग रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें जो खेती है वो आसानी से की जा सकती है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं मैदानी एरिया में। ठीक है, खेती या फसल उगाना आसान है मैदानी एरिया में। घर बनाना आसान है, सड़कें बनाना आसान है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। विभिन्न प्रकार के सथल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों का अंतर आ जाता है। यानी कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? जब कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तूफान आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो वो बहुत सारा विनाश कर देते हैं। इन अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए और जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करनी चाहिए ताकि आने वाले खतरों को हम कम कर सकें। ठीक है, जैसे ये पुल दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये रस्सियों से बनाया हुआ पुल है। इन कुछ तरीकों से हम जल और सतल को उपयोग में ला सकते हैं। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम सतल का उपयोग गलत तरीके से भी करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। जैसे आप देख रहे हैं आज बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरा करने के लिए ज़्यादातर एरिया में लोग खेती की बजाय अपनी दूसरी जैसे उद्योग लगाते जा रहे हैं या दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे कार्यों के लिए फर्टाइल ज़मीन को, उपजाऊ ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो पानी को गंदा कर देता है। और ये प्रकृति का जो पानी है हमारे लिए महत्वपूर्ण वरदान है। इसका उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। पानी को हमें अपने लिए उपयोगी बनाना चाहिए, न कि इसको गंदा करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए उपयोग की नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अर्थ है उसको सुरक्षित रखें। अब ये देखो कुछ पिक्चर यहाँ दे रखी हैं। इन पिक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग सथल रूप दे रखे हैं।
तो जैसे ये हमारा क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, राजस्थान जैसे जिसको बोल सकते हैं डेजर्ट है। ये हमारे जो ओशियन का किनारा दिया गया है। ये जो पानी के अंदर नाव दिखाई गई है, कुछ ये बगीचे वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये अलग अलग स्थान है जो अलग अलग एरिया के लोगों के द्वारा कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ पेज कुछ यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। जैसे ये पहाड़ी एरिया पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, ये पहाड़ी एरिया पर चाय के बागान लगाए जाते हैं, ये पहाड़ी एरिया में कहीं कहीं लोग रह रहे हैं जनसंख्या बहुत कम होने के कारण। और ये कुछ है जो पानी का एरिया है, वहाँ पर ये नाव के द्वारा, बोट के द्वारा यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। तो ये पहाड़ी एरिया के अंदर दिखाए गए हैं। ये जो मैदानी एरिया है यहाँ पर, ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने ये सारे जो चित्र हैं इसके अकॉर्डिंग जो इसमें देखा रखा है कि कौन कौन सी जल क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं। तो ये सब पिक्चर के द्वारा हम समझ सकते हैं। ओके, ये था हमारा चैप्टर 6 क्लास 6 का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ओके।